तारापुर की जिस तरीके से बात कर रहे हैं आकाश, क्या इस पहली लिस्ट के जरिए हम मान सकते हैं ऑल इज वेल, हर तरह की नाराजगी जो थी वो अब खत्म हो चुकी है? क्योंकि यहां जिस तरीके से सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, अदला बदली की पिछले कई घंटों में खबरें आ रही थी, मनाने की कोशिशों को लेकर खबरें थी, क्या उस पर विराम लग चुका है? बीजेपी ने जिस तरीके से लिस्ट जारी की है उससे बस ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद भी ऐसा अनुमान था कि अब इस पर में कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी ये सब होता रहा और लिहाजा इसीलिए इसमें बहुत लेट भी लगा सीट अनाउंस करने में कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार होंगे। दानापुर से रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया है। रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में थे, फिर बीजेपी में आए, इस बार उन्हें दानापुर से टिकट मिला है। दानापुर बहुत अहम सीट है, अहम सीट इसलिए है कि आरजेडी की पकड़ वाली सीट भी मानी जाती है, और लेकिन इस बार रामकृपाल यादव को वहां से टिकट दिया गया है। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, बांकीपुर से नितिन नबीन जो कि मंत्री भी हैं नीतीश कुमार की सरकार में, आरा से संजय सिंह टाइगर। आरा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ये कहा जा रहा था कि पवन सिंह या फिर पवन सिंह की मां चुनाव लड़ सकती हैं, ये बात बार बार कहा जा रहा था, लेकिन ना तो पवन सिंह को टिकट मिला है और ना ही पवन सिंह की मां को टिकट मिला है, नाम नहीं है। एक सीट है बेनीपट्टी मधुबनी में, जहां से वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं विनोद नारायण झा, उन्हें ही टिकट मिला है। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां से कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं, मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा की जा रही थी, लेकिन मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है, विनोद नारायण झा का नाम है बेनीपट्टी से। सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस बार उन्हें एमएलए का कैंडिडेट बनाया गया है सीतामढ़ी शहर से। खजौली अरुण शंकर प्रसाद की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, खजौली भी मधुबनी में ही पड़ता है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये सिटिंग एमएलए हैं, अभी ये वर्तमान में भी एमएलए हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल की भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। राजनगर से सुजीत पासवान को टिकट दिया गया है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा भी नीतीश कुमार की सरकार में मिनिस्टर हैं और उन्हें इस बार वहां से टिकट दिया गया है। नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से उन्हें टिकट मिला है। ये सुशांत सिंह राजपूत के जो एक्टर थे उनके ये भाई माने जाते हैं। देवंती यादव को नरपतगंज से मिला है, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को मिला है। रुपेश से यही सवाल लेना चाहती हूँ। रुपेश, थोड़ी देर आपने पहले बताया कि नंद किशोर यादव की टिकट कट चुके हैं। इस पहली लिस्ट को देखते हुए किस कौन से ऐसे बदलाव आप देख रहे हैं इसमें जिनको मौका नहीं दिया गया? देखिए, जैसे कुछ सीटों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिसुआ सीट से अनिल सिंह, यानी कि हिसुआ से ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस की वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि हम बीजेपी के साथ आ सकते हैं, और वो उन्होंने अपने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ भी एक तरह से बगावत की थी। तो ये माना जा रहा था कि हिसुआ से, जो कि नवादा जिले में है, वहाँ से बीजेपी उनको उतार सकती है, कांग्रेस की विधायक को, लेकिन फिर से अनिल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। सीतामढ़ी की चर्चा अभी आकाश कर रहे थे। सीतामढ़ी के जो सुनील कुमार पिंटो हैं, उनको जेडीयू के टिकट पर एमपी के इलेक्शन में उतारा गया था आम चुनाव में, लेकिन वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी नीतीश सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनको सेट करने के लिए बीजेपी के आदमी को जेडीयू के खाते से उतारा गया था। फिर वो वापस बीजेपी में इस बार आ गए हैं। जेडीयू के सांसद थे, पिछली बार वहां से उनका टिकट कट गया था, देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया था। देवेश चंद्र ठाकुर अभी वहां से विधायक हैं, और इसके अलावा उनको यहाँ से इस बार फिर से बीजेपी सीतामढ़ी से उनको मैदान में उतार रही है। टिकट कटने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नंद किशोर यादव। मैं एक और अपडेट के लिए अब आमोद जी का रुख करना चाहूंगी। रुपेश, आपके पास आती हूँ। रुपेश ने बताया कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है, लेकिन अब क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को देखते हुए आमोद जी, किस तरीके से इस लिस्ट में फोकस किया गया है? क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां पर 9 महिलाओं के नाम भी इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, आमोद जी, देखिए, इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद, सरसरी निगाह से एक नज़र डालने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पूरे बीजेपी ने इस कवायद पे अपना पूरा फोकस किया है कि जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। उम्र के आखिरी पड़ाव में जो 70 साल से प्लस लोग हैं उनको टिकट नहीं देने का फैसला हुआ था, लेकिन मैं इसमें देखूं तो गया से जो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं उनको टिकट दिया गया है। और एक दूसरी तरफ अगर देखें तो पटना से नंद किशोर यादव
की टिकट कटी है, अरुण सिन्हा की टिकट कटी है, लेकिन वही उन्हीं के समय के एक दूसरे मजबूत नेता हैं प्रेम कुमार, उनको टिकट गया से दी गई है। तो एक कोई फार्मूला इसमें सेट नहीं किया गया है। ये देखा गया है कि अगर हमारा कोई वरिष्ठ नेता है और वहाँ पे कोई मजबूत दूसरा नेता अल्टरनेटिव है तो उसको अगर जिताया जा सकता है तो उसको टिकट दी गई है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो पुराने नेताओं को भी दिया गया है। दूसरी तरफ मैं इसमें अगर देखूं तो जो कई ऐसे नेता थे जो सालों से प्रयासरत थे कि उनको टिकट मिले। संजय टाइगर का नाम उसमें एक मजबूत नाम है जिनको टिकट इसमें दिया गया है आरा से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनमें से सबको टिकट दिया गया है, सबको लड़ाया गया है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जल्द आपके पास लौटती हूं। रुपेश, एक सबसे बड़ा सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि बीजेपी की ये पहली लिस्ट 71 नाम, टॉप 10 हेडलाइंस इसकी क्या है रुपेश? देखिए, नंदकिशोर यादव का टिकट कटना और रामकृपाल यादव को उतारना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन जो पहली लिस्ट जो है इसमें ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट नहीं कटे हैं। जैसा कि चर्चा हो रही थी कि दीघा सीट नीतीश कुमार चाहते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र में भी उनको एक सीट दी जाए, और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र में उनको एक सीट दी जाए। तो दानापुर चिराग पासवान चाहते थे, दीघा सीट चाहते थे नीतीश कुमार। तो दीघा से भी अपने सिटिंग एमएलए को उतारा गया है, बांकीपुर से सिटिंग एमएलए को उतारा गया है। पटना शहरी क्षेत्र में सिर्फ पटना साहिब और कुम्हरार, ये दो सीटें हैं, वो वहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कटे हैं। लेकिन अगर पहला हेडलाइन और एकमात्र अगर हेडलाइन अगर आप यहाँ से अगर ढूंढेंगी तो वो ये है कि तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिस तारापुर सीट को सुबह से लेकर के जिस बात की चर्चा है, कल देर शाम से नीतीश कुमार जिस सीट को लेकर के नाराज हैं, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखें तो एक टर्मोइल की स्थिति थी तारापुर सीट को लेकर के। वो तारापुर सीट बीजेपी लेने में कामयाब रही है, और ना सिर्फ वो तारापुर सीट बीजेपी ने ले लिया है बल्कि वहां से सम्राट चौधरी, जिनकी सुबह से चर्चा थी कि सम्राट चौधरी भी नहीं चाहते हैं कि किसी नई सीट से, या तो कुम्हरार से या पटना साहिब से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि वो उनके लिए नई सीट होगी। लेकिन उनके परिवार की सीट है तारापुर, वहाँ से उनके पिताजी लगातार विधायक रहे हैं। लिहाजा सम्राट चौधरी भी चाहते थे कि अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी अगर उनसे चुनाव लड़वाना चाहती है तो वो तारापुर उनके लिए सबसे मुफीद सीट थी। लिहाजा इस बार जो एकमात्र हेडलाइन है, अगर एक हेडलाइन अगर आप पूछेंगी तो वो ये कि जिस तारापुर सीट को लेकर के नीतीश कुमार कल देर शाम से नाराज थे, वो तारापुर सीट बीजेपी अपने खाते में लेकर के और अपने उप मुख्यमंत्री और इस वक्त बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी हैं, उस सम्राट चौधरी को उसी तारापुर सीट से उतार दिया गया है। बिल्कुल, तो आपने बताया तारापुर से सम्राट चौधरी, ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। लेकिन अब जाति फैक्टर को देखते हुए कैसे फोकस किया गया इस लिस्ट में रुपेश? देखिए, फिलहाल जाति पुराने ढर्रे पर ही भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने ज़्यादातर पुराने चेहरों को ही उसने रिपीट किया है। महिलाओं जैसे रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ती रही हैं, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रही हैं, तो रेणु देवी को वहां से भी उतारा गया है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, मधुबन से राणा रणधीर सिंह भी यहाँ पर सहकारिता मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, वो मधुबन के ही विधायक रहे हैं, इस बार भी वहीं से हैं। प्रमोद कुमार जो नीतीश कुमार के सरकार में विधायक मंत्री रह चुके हैं, वो कानून मंत्री थे, विधि मंत्री, वो भी इस बार उनको भी वहीं से उतारा गया है। ढाका से पवन जायसवाल जो ढाका से पहले निर्दलीय चुनाव जीते रहे हैं लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, ढाका के ही विधायक थे, ढाका से पवन जायसवाल को उतारा गया है। रीगा जरूर बैद्यनाथ प्रसाद को, ये एक नया चेहरा है, लेकिन बैद्यनाथ प्रसाद इसके पहले भी बैद्यनाथ प्रसाद एमएलसी थे और वो चाहते थे कि उनको सीतामढ़ी के किसी सीट से ही उनको चुनाव लड़ाया जाए। लिहाजा इस बार नए चेहरे के रूप में बैद्यनाथ प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे, लेकिन अब उन्हें रीगा से उनको उतारा गया है। इसी तरह से आप देखिए तो परिहार की विधायक थी गायत्री देवी, उनको वहां से उतारा गया है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि बैद्यनाथ प्रसाद जो एमएलसी थे, उनको यहाँ से नए चेहरे के रूप में यहाँ से उनको उतारा गया है। बेनीपट्टी की चर्चा जैसे आकाश ने अभी की कि बेनीपट्टी से ये चर्चा थी कि वहाँ से मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन बेनीपट्टी से जो विनोद नारायण झा, जिनका कहा माना जा रहा था कि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, वो नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका टिकट कट सकता है, लेकिन विनोद नारायण झा को इस बार फिर से उतारा गया है। बिस्पी से जो भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, उनको फिर से यहाँ पर उतारा गया है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जो मंत्री भी हैं, उन्हीं को उतारा गया है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू जो विधायक भी हैं, वहीं के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनको भी वहीं से उतारा गया है। फरबिसगंज से विद्यासागर केसरी को, वो भी उनकी सिटिंग सीट है। तो
कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ज़्यादातर पूर्णिया से विजय कुमार खेमका भी पुराने हैं, कटिहार से पुराना चेहरा तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं, उनको वहाँ से उतारा गया है। आलोक रंजन झा जो मंत्री रहे हैं सहरसा से, इस बार भी उनको उतारा गया है। संजय सरावगी जो मंत्री भी हैं और पुराना चेहरा, यानी कि अभी तक जो आप इस सीट पर अगर आप नज़र डालें 71 जो उम्मीदवारों को यहाँ पर जिनकी लिस्ट यहाँ पर है, बेगूसराय में कुंदन कुमार वहीं के विधायक हैं, तो ज़्यादातर पुराने चेहरों पर सुरभि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगर पहली जो लिस्ट है, पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने पटना शहर के 2 सीटों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर पर अपने सिटिंग जो एमएलए हैं उनको रिपीट किया है। अपने विधायकों पर अपने जो मंगल पांडे की भी चर्चा यहाँ होनी चाहिए। मंगल पांडे बिहार सरकार के लिए उन पर एक बार फिर से फोकस करते हुए ये तीसरी बड़ी बात आप इस लिस्ट के जरिए रुपेश बता रहे हैं कि पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताते हुए ही फोकस इस लिस्ट में नजर आ रहा है। रुपेश, जी हाँ बिल्कुल, ये और मंगल पांडे को नया चेहरा कह सकते हैं कि मंगल पांडे सीवान से चुनाव नहीं लड़ते रहे हैं, सीवान उनका गृह क्षेत्र है, सीवान से मंगल पांडे को उतारा गया है। मनोज शर्मा अरवल की भी यहाँ पर चर्चा हो जानी चाहिए कि अरवल से मनोज शर्मा को उतारा गया है, वो भी नया चेहरा, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे गिरिराज सिंह के बहुत करीबी हैं मनोज शर्मा को अरवल से इस बार उतारा गया है। अरवल से चुनाव लड़ते रहे, उनका देहांत हो चुका है, निरंजन कुमार उनका देहांत हो चुका है, लिहाजा मनोज शर्मा को अरवल से यहाँ पर टिकट दिया गया है। गया शहर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि माना जा रहा था कि उम्र के हिसाब से जो गया शहर में पिछले 6 बार के विधायक प्रेम कुमार का टिकट कट सकता है, लेकिन प्रेम कुमार पर भी इस बार भी भरोसा जताया है। यहाँ पर कृषि मंत्री हैं, बिहार सरकार में नीतीश सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनको यहाँ पे उतारा गया है। और जमुई से श्रेयसी सिंह भी बीजेपी के विधायक हैं, जमुई से भी श्रेयसी सिंह को ही उतारा गया है। सबसे आखिर में जो 71 नंबर पर जो बीजेपी की लिस्ट है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो कुछ नए चेहरे इसमें जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर अपने पुराने चेहरों पर, अपने विधायकों पर। आकाश आपसे भी लेना चाहूंगी, जिससे साफ है कि जातीय समीकरण पर फोकस, पुराने चेहरों पर भरोसा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से क्षेत्रीय प्रदर्शन पर फोकस करते हुए पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है।